हाई स्कूल वाले फटाफट तैयार हो जाइए और जल्दी से हम कोर्स को ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। हमारा हाई स्कूल का एग्ज़ाम भी सामने है, तो फटाफट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फटाफट हम जो है कि यानी एग्ज़ाम के लिए कोई भी टेंशन आपको लेना नहीं है, टेंशन किसी को नहीं लेना है। बस आपको टेंशन ये लेना है कि दोस्तों हमको क्या क्या ढूंढ कर पढ़ना है। तो हम आपको बता रहे हैं कि हम यहाँ पे आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो हाई स्कूल की बायोलॉजी होगी, और वही बायोलॉजी वही होगी जो आपके एग्ज़ाम टाइम में फटाफट क्वेश्चन को बचाती है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आते हैं, अच्छे से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। यानी मैं ये चाहूँगा कि हद से हद तक आपका क्वेश्चन अच्छे से मिल जाए और कोई क्वेश्चन आपसे मुझसे कोई छूटे ना, और आपको अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस में दूं और अच्छे से अच्छे भी आपको मिल पाएँ। ध्यान दीजिएगा। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं हाई स्कूल की बायोलॉजी, जो चैप्टर नंबर 1 है, अध्याय 1 है, जिसका नाम क्या है, जैव प्रक्रम, लाइव प्रोसेस है। तो लाइव प्रोसेस है हाई स्कूल वालों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जैव प्रक्रम है, लाइव प्रोसेस है, जो चैप्टर नंबर 1 है, अध्याय 1 है, बायोलॉजी है, क्लास 10th की बायोलॉजी है, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो अब जैव प्रक्रम है क्या, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो जैव प्रक्रम ये होता है कि जीवों के अंदर चलने वाले प्रक्रम को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे मान लीजिए यदि कोई हम काम कर रहे हैं या सो रहे हैं या जाग रहे हैं या दौड़ रहे हैं या फाइटिंग कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं, कोई भी कुछ चीज़ करते हैं, तो हमको भैया क्या होता है, तो जैव प्रक्रम हमारे शरीर में जो अवशोषण होता है, पाचन होता है, उत्सर्जन होता है, वो चलता रहता है। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूं हे हृदय मैं पानी पी रहा हूं, जरा तुम रुक जाओ तब तुम धड़को, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जब रुक जाएगा तो हम भी रुक जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो जैव प्रक्रम जीवों के अंदर चलने वाले प्रक्रम को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। और प्रक्रम क्या होता है, अवशोषण हो गया, पाचन हो गया, पोषण हो गया, श्वसन हो गया, हृदय का धड़कना हो गया, और हमारे जो शरीर में सारे रक्त जो पहुँचते हैं पूरे शरीर में, वो क्या होता है, प्रक्रम होता है। तो हमारे जीव में होता है। ऐसा नहीं है कि भैया मार्कर में क्या होता है, जैव प्रक्रम होता है, और मैं मार्कर के अंदर हृदय होता है, श्वसन होता है, पाचन होता है, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसके हम कह सकते हैं कि इसमें जैव प्रक्रम नहीं होता है, ओनली जीवों के अंदर होता है, इसलिए नाम रखा गया जैव प्रक्रम। तो ध्यान दीजिएगा, मैं उसमें जैव प्रक्रम में पहली हेडिंग में एक बात ये करता हूँ, सर अब ये भी जान लीजिए जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जो अनुरक्षण का काम करते हैं वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो अनुरक्षण क्या होता है, पाचन, पोषण, अवशोषण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे पहली हेडिंग बन रही है स्वपोषी पोषण। अब ध्यान दीजिएगा, स्वपोषी पोषण यानी स्वपोषी पोषण सिर्फ पौधों के अंदर होता है, पौधों के अंदर होता है। अब मैं कह दूं कि मेरे अंदर भी स्वपोषी पोषण होता है, मैं धूप में जाऊं और मुंह बागे से खड़ा हो जाऊं और बढ़िया सोच लूँ, बढ़िया पूरा जो है कि अच्छे से हमारे अंदर आ जाए एनर्जी, तो नहीं आ सकती है भैया। बिना हम अपने भोजन को हम बिना खाए हम उसको एनर्जी हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्वपोषी पोषण का, आइटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मैं बात कर रहा हूँ। तो आइटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्वपोषी का पोषण मतलब होता है स्वयं से पोषण हो जाना। भाई जादूगर तो है नहीं, जादूगर तो है नहीं कि स्वयं से पोषण हो जाएगा। पौधा बोला चलो मैं पोषण हो गया तो हो गया, तो ऐसा नहीं है कि पौधे वही जो प्रकाश की उपस्थिति में रहते हैं तो वो स्वपोषण करते हैं। तो प्रकाश ही स्वपोषण को करवाता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर वही पौधा ना होता तो हम लोग भी ना होते। तो हम लोग जो भोजन होता है क्या होता है, इनडायरेक्टली होता है और उनका डायरेक्टली होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी धूप तो मैं भी लेता हूँ, वो भी लेता है, लेकिन हम इनडायरेक्टली लेते हैं और वो क्या होता है, डायरेक्टली ले लेता है। ध्यान दीजिएगा। तो स्वपोषी पोषण का मतलब ये होता है कि जैसे पौधों में पोषण का होना, आप जानते हैं पौधों की कोशिकाओं में एक अंग होता है, उसका नाम क्या है, लवक। उसका नाम क्या है भैया, लवक है। उनका नाम क्या है, लवक है। और लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ध्यान दीजिएगा। तो अभी जैसे मैं कोई यहाँ पौधे की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट हो गया, ठीक, यहाँ मैं कोई प्लांट की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक, यहाँ कोई मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, ठीक, यहाँ मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ एनीवे, ठीक। अब मैं कोई प्लांट की बात कर लिया,
पौधे की, तो जो ऊपर वाला जो हरी हरी पत्तियाँ होती हैं, ऐसा होता है भैया हरी हरी, जो हरा हरा होता है, यानी जो हम कह सकते हैं कि जो हरा हरा होता है, आपको देखने में लगता है तो जानते हो वो क्लोरोप्लास्ट से बना होता है, ठीक है। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है, जैसे फूल होते हैं, फल होते हैं, वो रंगीन होते हैं, यानी कलरफुल होते हैं, ठीक है। बोलेंगे तो लाल फूल है, बोलेंगे तो पीला फल है, तो इस प्रकार से क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है, फूल। और जो ल्यूकोप्लास्ट की जो जड़ें होती हैं, शाखाएं होती हैं, वो चॉकलेटी कलर की होती हैं, तो ये ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं क्रोमोप्लास्ट की, तो अब ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए अब मेरे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि मैंने बोल दिया पौधों में पोषण होता है, क्योंकि बाहर से लिए गए जो पौधा हो, जो बाहर से लिए गए एनर्जी को, ऊर्जा को, वो पौधों के अंदर संचित होता है, और संचित होता है ग्लूकोज के रूप में होता है। बात समझ में आया, वो ग्लूकोज के रूप में होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ है क्या 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक, 6CO2 प्लस 12H2O। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, यानी प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। और यहाँ पे क्या होता है, पर्णहरित, यानी हम बोल सकते हैं क्लोरोफिल, हम क्या बोल सकते हैं भैया, क्लोरोफिल, हम क्लोरोफिल बोल सकते हैं। तो जब यहाँ पे जब रिएक्शन होता है तो C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2O का निर्माण होता है। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे 6CO2 है और 12H2O है और सूर्य का प्रकाश है और क्लोरोफिल है। जैसे मान लिया कोई पौधा है, अब यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई पौधा है, ठीक। अब यहाँ कोई पौधा है, कोई प्लांट है, ध्यान समझिएगा मेरी बात को। अब यहाँ कोई पौधा है, तो पौधे के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसको लगती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और अधिक मात्रा में पानी भी होता है, तो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, अधिक मात्रा में पानी भी है। और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपने क्लोरोफिल के अंदर, तो सूर्य की, अच्छी ये बताओ आप, इसके अंदर पानी है और कार्बन डाइऑक्साइड है, सूर्य के प्रकाश कहाँ पड़ेगा, इसके पत्ती के ऊपर पड़ेगा ना। तो जब पत्ती के ऊपर पड़ता है ना, तो इसके क्लोरोफिल के अंदर, क्योंकि प्रत्येक पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल के अंदर ये होता है कि उसी के अंदर ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, चाहे मैं ग्लूकोज बोलूँ चाहे मैं कार्बोहाइड्रेट बोलूँ, बात क्या है, एक है। और 6CO2 यानी ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और 6H2O और पानी बनता है। ध्यान दीजिएगा, अगर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर अगर ग्लूकोज बना रहा है, तो इसे मैं बोलूँगा प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। लेकिन अगर वही भाप के रूप में ऑक्सीजन और पानी अगर वो भाप के रूप में उड़ने लगता है, स्टीम के रूप में उड़ने लगता है, तो मैं उसे बोलूँगा क्या भैया, उसे मैं ये बोलूँगा कि देखो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, यानी वाष्प के रूप में उत्सर्जन होना, उसे हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6CO2 है और 12H2O है। अगर आप बैलेंसिंग करना चाहते हो तो बैलेंसिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 6 है, तो कार्बन 6 है, और हाइड्रोजन कितना है, 12 दूना 24 है, 12 दूना 24 है। तो अब 12 दूना 24 हाइड्रोजन है, तो 12 यहाँ है और 6 दूनी 12 यहाँ है। और अब यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन यहाँ है और 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है। ध्यान देखिएगा, यहाँ 6 ऑक्सीजन यहाँ है और 6 ठो यहाँ है और 6 दूनी 12 यहाँ है। तो अब यहाँ पूरा हो गया बैलेंसिंग, बात समझ में आई। तो इस प्रकार से ये बैलेंसिंग पूर्ण होती है। जरा ध्यान दीजिएगा, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर क्या बनता है, वो ऊर्जा बनती है। जरा ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि पौधों के अंदर स्वपोषी पोषण कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए कोई पत्ती है, ठीक, अब कोई पत्ती है, ठीक,
अपत्ति है, अपत्ति के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ऐसी बात नहीं एक दो नहीं होता है, काफ़ी होते हैं। तो स्टोमेटा होता है, यहाँ पे स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के बीच में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। स्टोमेटा के बीच में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो स्वपोषी पोषण होते हैं वो क्या होता है, प्रकाश होता है। तो प्रकाश वही क्या होती है, वो किसी पत्ती के अंदर किसी की सहायता से, स्टोमेटा यानी रंध्र की सहायता से जब इसके बॉडी में जाते हैं तो क्या होता है, एक एनर्जी के अंदर, आपने नाम सुना होगा जाइलम और फ्लोएम, यानी जाइलम को हम बोलते हैं हिंदी में दारू बोलते हैं और फ्लोएम को पोषवाह बोलते हैं। तो जाइलम को हम दारू बोलते हैं, जाइलम को दारू बोलते हैं हिंदी में, और हम फ्लोएम को हम हिंदी में पोषवाह बोलते हैं, क्योंकि जाइलम फ्लोएम ये एनर्जी को, ऊर्जा को लेके जाते हैं और लेके आते हैं पौधों के अंदर। जैसे इंसान के अंदर सिरा होता है, एक धमनी होती है, सिरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से उठाता है और हृदय की ओर लेके जाता है। लेकिन जो धमनी होता है वो हृदय से शुद्ध रक्त को हृदय से दूर लेके जाता है, पूरे अंगों में लेके जाता है। उसी प्रकार ये जो जाइलम होता है, जाइलम वो जड़ से, जड़ के अंदर से, जड़ के नीचे से क्या करता है, लवण मिनरल और क्या करता है, वो पानी उठाता है, पूरी पत्तियों तक पहुंचाता है। और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, बनाया हुआ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट वो उठाता है और जड़ तक पहुंचाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं यहाँ पौधों में, तो स्वपोषी पोषण। एक बात ध्यान ये दीजिएगा कि स्वपोषी जो पोषण होता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है छिद्र, स्टोमेटा। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं स्टोमेटा, अर्थात हम छिद्र की बात करते हैं, स्टोमेटा की बात करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, छिद्र, स्टोमेटा, ठीक। अब जो स्टोमेटा होता है, ध्यान दीजिएगा, स्टोमेटा जैसे कि मैंने माना कि यहाँ पे कोई पत्ती है, ठीक, कोई पत्ती है, तो पत्ती के अंदर क्या होता है, ऐसे इस प्रकार से पत्ती के अंदर क्या होता है, रंध्र होता है। क्या होता है, रंध्र होता है। तो इस रंध्र के कई रंध्र होते हैं, एक आग दो तीन नाम चार नहीं होते, कई रंध्र होते हैं। अगर इस रंध्र को हम बाहर निकालते हैं, अगर इस रंध्र को हम बाहर निकाल लेते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, तो यही रंध्र हमको इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक। इसी प्रकार से हमको ये रंध्र दिखाई देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक, इस प्रकार से रंध्र। और इस रंध्र के बगल में कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं। तो जो रंध्र होता है, अब यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा है, ठीक, ये क्या है, रंध्र है, ठीक, स्टोमेटा है। और यहाँ पे है द्वार कोशिका, द्वार कोशिका जिसे बोलते हैं गार्ड सेल। और यहाँ पे क्या है, पर्णहरिम, यहाँ क्या है, पर्णहरिम, पर्णहरिम। तो यहाँ पे अब देखो, मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि एक प्लांट के अंदर जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों के अंदर क्या होता है, रंध्र होता है, अर्थात क्या होता है, स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा होता है, ध्यान दीजिएगा। तो स्टोमेटा को अगर हम बाहर सूक्ष्मदर्शी से बाहर निकालते हैं तो स्टोमेटा के अंदर, जानते हैं, स्टोमेटा के बगल में क्या होता है, द्वार कोशिकाएं होती हैं, गार्ड सेल होती हैं, द्वार कोशिकाएं होती हैं। तो द्वार कोशिकाएं के बगल में बीच में क्या होता है, पर्णहरिम होता है। तो अगर हम पर्णहरिम को बाहर निकाल लेते हैं, अगर एक पर्णहरिम को बाहर निकालते हैं तो पर्णहरिम इस प्रकार से दिखाई देता है, इसमें इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे हमको पर्णहरिम दिखाई देते हैं, ठीक। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे पर्णहरिम दिखाई देता है, यहाँ पे ये पर्णहरिम है, ये पूरा पर्णहरिम है, ठीक।
पढ़ाई में 3 भाग होते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। क्वेश्चन मैं आपसे ये कर सकता हूँ कि तुम ये बताओ कि दिन के समय पौधा अपना भोजन कहाँ से बनाता है, और रात्रि के समय सूर्य का प्रकाश ही नहीं होता है तो पौधा वहाँ से अपना भोजन कैसे बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इस बात में कवर कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक है ग्राना, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं थाइलोकाइड, थाइलोकाइड, और यहाँ पे क्या है ग्राना, और यहाँ क्या है स्ट्रोमा, ठीक। यहाँ थाइलोकाइड है, ग्राना है, स्ट्रोमा है। अगर हम इसको की बात करेंगे तो GST, ठीक है। वैसे तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, तो यहाँ GST की हम बात ये करते हैं थाइलोकाइड, ग्राना, स्ट्रोमा, यानी ग्राना, स्ट्रोमा, थाइलोकाइड, यानी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं GST, ठीक है। तो यहाँ उसका GST का मतलब नहीं है, यहाँ GST का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, थाइलोकाइड है, ग्राना है, स्ट्रोमा है, ठीक है। तो G फॉर ग्राना हो गया, S फॉर स्ट्रोमा हो गया, T फॉर थाइलोकाइड हो गया। तो अब बोलेंगे सर थाइलोकाइड क्या है, तो थाइलोकाइड ये होता है कि जैसे मान लीजिए, थाइलोकाइड ये होता है जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक 5 का सिक्का ले लें तो 5 सिक्के को मैं क्या बोलूँगा, थाइलोकाइड बोलूँगा। अगर वही 5 सिक्के को मैं इकट्ठा करते जाऊँ गट्ठर बन जाएगा, बंडल बन जाएगा, तो उसे मैं बोलूँगा ग्राना। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि थाइलोकाइड से मिलकर ग्राना का निर्माण हुआ है। तो हम कहेंगे कि भैया अब ये हम बोलेंगे कि जो एक ग्राना होता है, यहाँ जो आपको ग्राना दिखाई दे रहा है, एक ग्रुप ऑफ थाइलोकाइड इज नॉन एज ग्राना। अब यहाँ जो आपको ग्राना दिखाई दे रहा है, ग्रैना कह सकते हैं, ग्राना कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, यानी प्रकाश अपक्रियाएं होती हैं, यानी प्रकाश में भोजन यहाँ से बनता है, प्लांट के अंदर बनता है, ठीक है। प्लांट के अंदर जो दिन के समय भोजन बनता है, ग्राना के अंदर बनता है, और रात्रि के समय यानी डार्क रिएक्शन या नाइट रिएक्शन, यानी अंधकार अभिक्रिया, यानी प्रकाशहीन अभिक्रिया या अंधकार अभिक्रिया, ये स्ट्रोमा के अंदर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो स्ट्रोमा रात्रि के समय पौधों को भोजन को प्रोवाइड करता है, देता है। तो अब यहाँ दोस्तों मैं स्वपोषी में पोषण में मैं छिद्र की बात कर लिया, स्टोमेटा की बात कर लिया, और स्टोमेटा पत्ती के ऊपरी सतह पे नहीं पाए जाते हैं, पत्ती की निचली सतह पे पाए जाते हैं अधिक मात्रा में। कुछ ही पौधों में ऊपरी सतह में कुछ मात्रा में पाया जाता है, बाकी सभी पौधों में जो स्टोमेटा होता है वो निचली सतह पे पाया जाता है। इतनी बात को ध्यान सुनिएगा आप कि यहाँ पे देखिएगा कुछ नंबर के स्टोमेटा से कुछ नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, स्टोमेटा में क्या होता है, अब स्टोमेटा के द्वारा पानी, जैसे अभी आप देखते हैं सुबह के समय क्या होता है कि पौधा बहुत टाइट होता है, पत्तियां टाइट होती हैं और मुरझाई नहीं होती हैं। लेकिन जैसे गर्मी के सीजन में दोपहर समय बात आती है तो उस समय काफ़ी मुरझा जाती हैं, यानी 10 बजे के बाद क्या होता है, पत्तियां काफ़ी मुरझा जाती हैं। तो सुबह 9 बजे शाम को 3 बजे अच्छे से प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण अच्छी ढंग से होता है। लेकिन उसके बाद में ऐसा, अच्छा ये बताइए आप, जैसे हम ही हैं, अगर हम हमेशा खाते रहेंगे, भाई भैंसियत हो नहीं गए हैं, खाते रहेंगे, ठीक है। तो भैंस तो हम हो नहीं गए हैं, मैं हमेशा खाता रहूँगा। तो भैया हम लोग क्या है कि जितना हमको आवश्यकता है उतना हम खाएंगे, उसी प्रकार प्लांट भी जितना आवश्यकता है उतना खाएगा। तो ध्यान दीजिएगा हाई स्कूल वाले, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि अब स्टोमेटा जब इसमें रंध्र में, जब द्वार कोशिकाओं में पानी की मात्रा ज़्यादा भरे रहेगा, जब द्वार कोशिकाओं में पानी की मात्रा ज़्यादा भरा रहेगा तो स्फीत दशा लगेगा, ठीक है। जैसे हम ही लोग हैं क्या करते हैं, ज़्यादा पेट में खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, एकदम बढ़िया से एकदम अच्छे से चलते रहते हैं, अच्छे से, हाँ चलो मैं अच्छे से हूँ, हाँ ठीक है, अच्छे से चलते रहते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, अब यहाँ पर भी क्या होता है, जब ज़्यादा बढ़िया से पानी भरा रहेगा ना तो फटाक से जो स्टोमेटा फटाक से खुल जाता है। जब खुल जाता है ना तो यहाँ से फटाफट क्या होने लगता है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होने लगता है, और वही वाष्प बन के H2O और O2 निकलने लगता है। बात समझ में आया मेरी बात। लेकिन जैसे जैसे पानी निकलने लगता है वैसे वैसे द्वार कोशिकाओं में पानी की मात्रा कम होने लगती है, और जैसे जैसे पानी की मात्रा कम होने लगती है वैसे वैसे द्वार कोशिकाएं वो पिचकने लगती है, चिपकने लगती हैं, और धीरे धीरे बंद हो जाती हैं, अर्थात चिपक जाती हैं। अर्थात इस स्थिति
स्थितियाँ में आ जाती हैं, जो कि बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है और न ही वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रकाश संश्लेषण होगा तो वाष्पोत्सर्जन भी होगा, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पेपर में मैं 101% की मैं गारंटी लेता हूँ, इसमें कुछ क्वेश्चन आपसे जरूर आएंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। अब यहाँ से जो स्टोमेटा होता है, जो रंध्र होता है, अगर किसी ने पूछ लिया कि रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, जैसे हम लोग क्या है कि हमारा मुंह का खुलना और बंद होना, जैसे जैसे अब हम लोग क्या होता है, मुंह का खोलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, ओठों पर निर्भर करता है, ओठों पे निर्भर करता है। उसी प्रकार द्वार कोशिकाओं का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है किसका, स्टोमेटा रंध्र का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। तो द्वार कोशिकाएं न होती तो न रंध्र खुल पाता और न बंद हो पाता, अर्थात पौधा मर जाता। ठीक है, तो यहाँ कहने मतलब हमारा यही है, तो द्वार कोशिकाएं अगर ओपन होगी तो प्रकाश संश्लेषण होगा, तो फिर वाष्पोत्सर्जन भी होगा। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो वाष्पोत्सर्जन भी दोस्तों नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे द्वार कोशिकाओं का खुलना और बंद होना, द्वार कोशिकाओं का रंध्र का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, और द्वार कोशिकाओं का मतलब कि जैसे पिचकना उठना, तो एक पोटेशियम आयन होता है K+, ठीक, K+, यानी द्वार कोशिकाओं मतलब रंध्र का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है, और पोटेशियम आयन भी क्या करता है, रंध्र को खोलने में बंद करने में बहुत मददगार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ थोड़ा सा अगर जल्दबाजी में अगर मिस्टेक हो जा रही है तो मैं कोशिश करूंगा मिस्टेक को मैं सही करूंगा। ध्यान दीजिएगा, तो अब यहाँ पे जो छिद्र होता है, मैं छिद्र के बारे में, स्टोमेटा के बारे में बात कर लिया हूँ अच्छी तरीके से कि भैया अभी इसमें से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि द्वार कोशिकाओं का खुलना और बंद होना जो है कि किस पर निर्भर करता है, स्टोमेटा यानी रंध्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, तो आप बोलेंगे द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। तो अब द्वार कोशिकाओं अगर न होती तो रंध्र भी न खुलता। ठीक है, तो मैं अब इस टॉपिक को मैं यहीं पे विराम करता हूं, और नेक्स्ट टॉपिक में आपका रहेगा विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण में जैसे अमीबा में पोषण हो गया और मनुष्यों में पोषण हो गया, तो दोस्तों मनुष्यों के पोषण में तो आपके क्वेश्चन में आना ही आना है, 5-6 नंबर का आना ही आना है, वो आपको 4 नंबर का आना ही आना है, वो फिर मैं आगे बात करूँगा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।